हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज देयर आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड्स. और अकॉर्डिंग टू टू स्टेटमेंट्स कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये हमें बताना है. फर्स्ट नंबर ऑप्शन गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. सेकंड ऑप्शन गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. स्टेट ऑप्शन थर्ड गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर nuclei with atomic mass number greater than A is greater than 100 decrease with A. Statement second given है the nuclear forces are weak for heavier nuclei. So यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी क्या होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये हमारे कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है. तो सपोज करो ये हमारे पास में 2 न्यूट्रॉन्स है और ये 2 प्रोटॉन्स है. तो 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हो गए. अब ये दोनों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर हमारा एक क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं, जिसके अंदर दोनों न्यूट्रॉन और दोनों प्रोटॉन एक साथ आ जाएंगे. तो यहाँ पे जब इनका जो मास होगा, यानी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का जो मास होगा वो ग्रेटर होगा इस न्यूक्लियस के मास से. तो यहाँ पे क्या होगा कि मास के अंदर कुछ कमी आएगी, तो डेल्टा एम कमी आ गई. तो ये जो डेल्टा एम कमी आई है वो क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो E इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर. तो ये जो हमारे पास में E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर आया है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. यानी अगर न्यूट्रॉन, अगर किसी भी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर इंडिविजुअली इनके मास को कैलकुलेट किया जाए, इनका सम किया जाए, तो इसका जो मास होगा, इन सभी का जो मास, ठीक है, वो न्यूक्लियस के मास से क्या होगा, अधिक होगा. यानी m1 अगर इन सब का मिला के मास है तो m1 की वैल्यू न्यूक्लियस के मास से अधिक होगी. तो यहाँ पे जो मास के अंदर जो कमी आई है उसके कारण एनर्जी बनेगी, और यही एनर्जी हमारी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी. अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा ई बी, और यहाँ पे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी n, और यहाँ पे पर न्यूक्लियन अगर करें तो इसको हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अगर A की वैल्यू अगर बढ़ती है, सो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेल्टा ई बी फॉर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती जाती है. क्यों कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट. यानी कोई अपना जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी को ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर एटॉमिक नंबर, अगर हमारा एटॉमिक मास नंबर अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिससे न्यूक्लियर फिजन होता है. तो यहाँ पे पर न्यूक्लियन एनर्जी पर न्यूक्लियन ये क्या होती है, हमारी कम होती है ए बढ़ने से. सो यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की. तो स्टेटमेंट सेकंड के लिए हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज. सो न्यूक्लियर फोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होता है कि ये एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है. ये किसके बीच में लगता है, एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में भी ये अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में भी हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या करता है कि ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगता है. अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होगा कि इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये बढ़ता जाता है. पर क्या होता है कि जब हमारा एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक जो नंबर होता है Z की वैल्यू बढ़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटॉन्स की वैल्यू बढ़ती है. तो इनके दोनों के बीच में ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के अलावा भी एक रिपल्जन का फोर्स लगता है. कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्जन का फोर्स लगता है. और वो रिपल्जन का फोर्स कौन सा होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर को क्या करता है, वीक करता है. जबकि न्यूक्लियर फोर्स हैवी न्यूक्लियस के लिए कम नहीं होता है. ठीक है. सो स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है. तो ऑप्शन थर्ड के अंदर गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट
and statement second is incorrect. So option third is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.